जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए देखिए, हम आप लोगों के लिए फिर से मैथ का एक मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आज आप लोग अपने आप को आँकिए कि इसमें से कितने आप अपने आप से कर लेते हैं और कितने टाइम में कर लेते हैं, ठीक है? और किस तरीके से कर रहे हैं। आप अपना तरीका देखिए और हमारा तरीका देखिए। हम आपको कुछ न कुछ नया इसमें हर हर मॉक टेस्ट में कुछ न कुछ नया ट्रिक देने की कोशिश करेंगे, नया-नया लॉजिक देने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी तैयारी और आपका एग्ज़ाम में जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? हमारा मेन मोटिव है आपका स्पीड, क्योंकि हम जानते हैं कहीं न कहीं से आप लोग कहीं न कहीं से हर कोई आज पढ़ ही लेता है, ठीक है? तो थोड़ा आप लोग क्या है कि स्पीड की ज़रूरत है। आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम में जो स्पीड होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है? तो उसी स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए आप लोगों के लिए फिर से हम एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जो कि पिछले कई सारे मॉक टेस्ट आपके हो चुके हैं। आप उसको भी नहीं देखे हैं तो उसको भी देखिएगा और बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट हुए हैं। और इस मॉक टेस्ट ये जितने भी मॉक टेस्ट ये बनाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक टेस्ट हैं, ना कि कोई इधर-उधर से। तो हम आपको सीधा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करेंगे कि ना कि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन, ना कि ज़्यादा सरल क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हम उसी को फॉलो करके आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे कनेक्ट टू एग्ज़ाम चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी, इसकी हम गारंटी लेंगे। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आप लोगों का सीधा चलेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन को देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए आ गया है। देखिए जैसे एग्जाम में आप खोलते हैं, कंप्यूटर आपके सामने होता है, खुलता है और उस अगला क्वेश्चन आ जाता है। हो सकता है आसान क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है पहले ही क्वेश्चन से ही थोड़ा मॉडरेट या हार्ड आ जाए। तो अब देखिए ये तो आसान क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन अगर आप लोग को ये तरीका पता है तो आप इसे स्पीड से कर सकते हैं। कितने स्पीड से कर सकते हैं, यही इसका मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देख रहे हैं कि ये हमारा फ्रैक्शन दिया गया है और इस फ्रैक्शन का हल ज्ञात करना है। इस फ्रैक्शन को जोड़ करके हल निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये अलग-अलग इसमें गुणा करके ऐड करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव बनता चला जाएगा। तो हम इसको ना करते हुए अब सीधा देखिए, यहाँ पे देखिए 777 है, यहाँ भी 777 है। देखिए देखिए यहाँ भी 777 है, यहाँ भी 777, यहाँ भी 777, यहाँ भी 777। तो देखिए कभी भी अगर ऐसे लिखा गया हो 777 1/5, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या, 777 प्लस 1/5। ये भी यही चीज लिखा गया है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर हम इस तरीके के क्वेश्चन को देख रहे हैं तो ऐसे ही सब में बन जाएगा, किसी में 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 ऐसे ही बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 77, अगर सब में से 777 को कॉमन ले, 777 को कॉमन ले तो ये 777 कितनी बार है, 777 1 2 3 4 बार है। तो इसको ये लिख सकते हैं प्लस। उसके बाद क्या है कि 1/5 इसको हम अलग लिख ले, 2/5, ठीक है, प्लस 3/5 प्लस कितना है 4/5। अगर हम इन सबको जोड़ें तो कितना होगा, 1 और 2 3 होता है, 3 3 6 6 4 10, 10/5। हम सिर्फ इतने वाले भाग को जोड़ रहे हैं, ठीक है। इतने वाले भाग को जोड़ेंगे तो 10/5 आएगा। इसको कटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके प्लस के बाद 2 आएगा और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, 4 सते 28, 4 सते 28 2 30 और 4 सते 28, 28 3 31, 3108 प्लस 2, 3108 प्लस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 का ऐड करेंगे तो 8 2 10 0, 0 का 1 और ये 3110, जो कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3110। ये जोड़ने पर क्या आएगा 3110। देखिए हमने कितनी आसानी से और कितनी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर ला लिया। कितना है, ऑप्शन नंबर डी में 3110 है। कुछ नहीं करना था, 777 को हम अलग से जोड़ लिए और जो फ्रैक्शन है उसको अलग से जोड़ लिए, ठीक है। वो कैसे किए आप लोग को ये समझाएं कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या आ गया है, क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब उनका योग ज्ञात करना है, तो मान लेते हैं कि कोई दो संख्या ए और बी है। हम ए और बी कोई संख्या मान लेते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ए गुणे बी बराबर कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। और क्या दिया गया है कि उनके वर्गों का योगफल मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 52, ठीक है। और हमसे पूछा गया है क्या, उनका योगफल ए प्लस बी का मान हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का अगर निकालना हो तो हम एक फार्मूला जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमसे नहीं पूछा गया, हमसे सिर्फ ए प्लस बी पूछा गया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना होता है 52 दिया गया है, और प्लस 2ab का मान कितना है, ab का मान अगर 24 है तो 2 गुणे 24 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से जो मान हमारा निकल के आएगा ये क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आएगा हमें, लेकिन होल स्क्वायर नहीं निकलना, हमें a प्लस बी का मान निकलना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये देखिए 52 बन रहा है और ये 24 दूना 48, 52 और 48, 48 प्लस 52 कितना होता है 100। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान है। तो यहाँ से अगर हम ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर नहीं है, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मान दिया गया है, कितना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम ए प्लस बी का मान निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, रूट में 100 का मान कितना निकलता है 10। जानते हैं 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है 10। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें ये वाला फार्मूले का यूज हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि सभी को याद होता है, इसमें कोई भी नया क्वेश्चन नहीं था। बाकी इसको फार्मूला मेथड से ही लगाना सबसे बेटर है, बाकी आप गेस करके भी लगा सकते हैं, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता चला जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फैक्ट्री में परसेंटेज से क्वेश्चन बना है कि एक फैक्ट्री में बनने वाले खिलौने में 20% दोषपूर्ण थे, ठीक है, और शेष खिलौने में से 25% क्या है, क्षतिग्रस्त थे। यदि 4800 खिलौने सही स्थिति में है तो बनाए गए खिलौनों की मूल संख्या क्या है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको सीधा सीधा तरीका समझाएंगे कि देखिए, कभी मान लेते हैं कि वो यक्स पहले फैक्ट्री में यक्स खिलौने बनाए गए, कितने हैं यक्स हम मान लेते हैं। अगर यक्स में से 20% दोषपूर्ण थे तो कितने सही बचे हैं, कितना होगा 80%। तो इसको हम लिख सकते हैं 80/100। उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष में से 25% खिलौने और क्षतिग्रस्त मतलब टूट गए, 25% टूट गए तो बचे कितने 75%, ठीक है। लेकिन रियल में बचे कितने हैं 4800, कितने बचे हैं 4800। तो बस इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 0 से 0 कटाएंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, और यहाँ से देखिए 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, ये 5 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। तो x बराबर अगर हम करें यहाँ 5, यहाँ से देखिए 3 से कट जाएगा, ये 16 बार में, ठीक है। उसके बाद यहाँ 5 का गुणा हो जाएगा, 16 पच्चे 80 हो रहा है। उसके बाद डबल सुनना ये है, तो x का मान 8000। यही तो हम माने थे कि x का मान हमारा कितना निकल के आया 8000, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। तो x को हम माने थे क्या कि मान लिए हैं पूरा जो मूल संख्या थी उसको हम x माने थे और x का मान निकाल लिए। x का मान कैसे निकाले हैं कि अगर 20% दोषपूर्ण थे तो बचे हुए 80% सही थे, फिर उसमें से भी 25% टूट गए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, मतलब 25% अगर टूट गए तो बचे कितने 75%। बस उसी को लीनियर इक्वेशन से बना करके सॉल्व कर लिए। तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और आप लोग की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। देखिए, अब इसमें हर क्वेश्चन में आपको कुछ लॉजिक सिखाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाया जाएगा। देखिए कैसे कि कह रहा है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी हुई, कमी के कारण जान 600 रुपये में 5 किलो अधिक खरीद सकता है, ठीक है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, ठीक है। मान लेते हैं कि कुछ मूल्य था जो 25% कम हो गया है, उसके मूल्य में कितने प्रतिशत का कमी हो गई है 25% की। तो यहाँ पे देखिए 25% को हम फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको बहुत सारी मेथड आते होंगे, लेकिन हम आपको सिखाते हैं 1/4। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। कैसे लिखते हैं आप जानते होंगे, 25% को हटाने के लिए हमें 100 से गुणा करना पड़ता है, इसको घटाएंगे तो 1/4 बन जाता है। तो देखिए क्या हुआ है कि प्रतिशत की कमी हुई है। पहले वो अगर मूल्य उसका 4 था तो अब कितना हो गया है 4 से 3 हो गया है। अगर हम जानते हैं कि अगर पैसा हमें उतना ही देना है तो 4 से 3 हो गया है, तो जो उनका सामान मिल रहा था, जो पहले सामान मिल रहा था उसमें 3 सामान मिल रहा था, अब कितना मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। ये इक्वेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे अंतर कितने का है, एक सामान क्या हुआ है उसे एक्स्ट्रा मिला है, लेकिन रियल में कितना मिला है 5 किलो, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना है 5 किलो। तो 5 का गुणा यहाँ पे करेंगे तो ये 15 किलो हो जाए। पहले वो 15 किलो खरीदता था और अब कितना खरीद रहा है 20 किलो, क्योंकि 5 का गुणा यहाँ भी होगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये 15 बन रहा है तो यहाँ से 20 किलो बन रहा है। हमसे पूछा कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, मतलब ये पहले वाला पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए 15 किलो का मूल्य, और ये पैसा कितना पहले भी वो 600 रुपये में ही सामान खरीदता था, अभी भी वो 600 रुपये में ही सामान खरीद रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई सामान 600 रुपये का खरीदा गया है और कितना खरीदा गया है 15 किलो,
तो 1 किलो का अमाउंट निकालने के लिए उसे भाग देना पड़ेगा। तो भाग देंगे तो यहाँ से 15 चौके 60, मतलब ये 40 रुपए प्रति किग्रा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 रुपए प्रति किग्रा, 40 रुपए प्रति किग्रा, यही हमसे पूछा गया है। तो 40 रुपए प्रति किग्रा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है। मतलब यहाँ पे जो पहले खरीदा जाता था 40 रुपए प्रति किग्रा, अगर अब हमसे पूछा होता कि अब वो वाला कितने का है, तो उसको हम निकालने के लिए यहाँ से 600 में से ये 20 से भाग देते, ठीक है, 20 से भाग देते तो वो नया वाला निकलता। लेकिन ये पिछला वाला ही पूछा गया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कहा है कि प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है, तो इससे ये फाइनल हो रहा है कि ये पिछला ही पूछा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हमें क्या है कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए पहले तो हम आप लोग को थोड़ा सा समझाते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक भी सिखाएंगे और आपके बेसिक भी सिखाएंगे, जिससे आपको दिमाग और भी खुल जाएगा। ये इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर पूरी तरह से समझना चाहिए, क्योंकि आपको ये कभी कभी बहुत ही आसान तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी इसमें भी घुमाया जाता है। तो घुमाया जाएगा तब भी आप कर पाए, इस तरीके से हम आप लोग को समझाएंगे। तो पहले हम एक वर्ग लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए। देखिए ये एक वर्ग है, मान लेते हैं कि वर्ग जो है ये 2 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है जानते ही हैं, 2 मीटर हम मान लेते हैं समझाने के लिए। अब क्या कह रहा है कि वो 50% की वृद्धि कर रहा है, किसमें? भुजा में। अगर भुजा उसकी पहले 2 थी, 2 में अगर 50% की वृद्धि हो जाएगी तो वो कितना हो जाएगा? 150%। तो हम निकाल लें 2 का 150% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 150/100, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो ये जाएगा 2 पंचे 10 और ये 3 बार में। मतलब पहले जो भुजा 2 मीटर थी, अब वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी, ठीक है। अब वो कितनी हो जाएगी? 3 मीटर। तो अब नया वाला जो नया वाला वर्ग बन रहा है, इसमें इसकी भुजा कितनी हो जा रही है? 3 हो जा रही है, ठीक है। अब ये हमसे पूछेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, किसमें? उसके क्षेत्रफल में। तो पहले जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है यार। वर्ग अगर ये 2 ही रहता तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता भुजा स्क्वायर होता तो 2 दूनी 4 हो जाता, पहले का वर्ग ये इतना हो जाता। और दूसरे वाले कंडीशन में कहा है कि उसकी 50% वृद्धि के बाद वो कितना भुजा हो जा रहा है? 3 हो जा रहा है। और अगर जब 3 हो जा रहा है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। कितने की वृद्धि हुई है? 5 की वृद्धि हुई है, कितने पर? 4 की। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, तो कटाएंगे तो कितनी बार? 25, 25 पंचे 125। तो हम कह सकते हैं कि उसके जो क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ है कितने का? 125% का, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो आप लोग को ये चीजें बढ़िया से समझ में आनी चाहिए। तो आपको देखिए, आप इसको फ्रैक्शन मेथड से भी लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जब भी किसी भी भुजा गुणे भुजा, मतलब यहाँ पे भुजा का क्या हुआ है? 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। तो हम 2 बार गुणा हुआ है तो हमें ये भुजा में ही परिवर्तन हुआ है, तो हम यहाँ पे x + y वाला फार्मूला लगा सकते हैं, x + y 100। तो इसमें क्या होता है कि 50 + 50 + 50 गुणे 50/100, यही ना होता है। एक्स वाई वाला 0 से 0 कटेगा, 5 से 5 बचे 25 हो जाएगा, और ये 100। टोटल कितना हो रहा था? 125। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। ये आप लोगों को समझाएं इसलिए कि ताकि जो ये क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज, और आप ये जो समझा रहे हैं ये मेथड आप लोग समझ गए, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और पूरी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कह रहा है कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% तक का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन में भी ये देखिए, ये क्या हुआ है? पहले भी वो 7% का, मतलब 7% कम तो कह रहा है कि खरीदते टाइम भी वो 7% का 7% का लाभ लिया है, और बेचते टाइम भी 7% का लाभ लिया है। मतलब अगर वो कम दिया है तो लाभ ही हुआ उसका। तो यहाँ पे इस तरीके के फॉर्मूले, जब भी एक ही प्रतिशत को 2 बार दिया गया, एक ही सामान पर 2 बार प्रतिशत का फायदा लिया गया हो, तो उसमें फार्मूला लग जाता है x + y वाला, x + y + xy/100। तो यहाँ पर भी ये फार्मूला पूरी तरह से फॉलो करेगा। तो यहाँ पे 7 + 7 कितना होता है? 14 होता है, प्लस 7 गुणे 7/100, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा? 14.749, 14.49। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि ये मॉक टेस्ट चल रहा है। मॉक टेस्ट क्या होता है कि आप लोग के कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर होते हैं, और आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करने आते हैं। जो भी नया कुछ लग रहा होगा आप लोग नोट करते चलिएगा,
ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कहा है 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से पेन बेचे जाते हैं, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप लोग समझिएगा, इसमें कुछ नहीं करना होता है। देखिए कह रहा है कि 40 रुपए में कितने कितने पेन बेच रहा है, 8 पेन खरीद रहा है, और 40 रुपए में ही वो कितने पेन बेच रहा है, 6 पेन बेच रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, पेनों की संख्या को पहले बराबर करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि पैसे का, तभी तो हमें पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो हम पहले हम दोनों कंडीशन में पेन को बराबर करते हैं। अगर वो 8 पेन खरीद रहा है तो 40 रुपए में, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 8 और 6 का एलसीएम होगा 24। ठीक है, तो 24 बनाने के लिए यहाँ भी 3 से गुणा कर लेते हैं और यहाँ भी 3 से गुणा, और इसमें बनाने के लिए यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 4 से गुणा करेंगे। तो अब यहाँ से नया वाला क्या बनेगा कि 120 रुपए में वो 24 पेन खरीदा था, लेकिन 4 चौके 16, 160 रुपए में वो 24 पेन को बेच दिया। अब जितना पेन खरीदा था उतना ही पेन बेच दिया है। अब जो भी अमाउंट में डिफरेंट होगा वही हमारा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वो 120 का खरीद करके 160 का बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 40 का। कितने पर हुआ है, 120 पर। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा, तो 0 से 0 कटाएंगे, 4 से 4 तिहाई 12, तो यहाँ से बन रहा है क्या, 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं, 100/3 को लिख सकते हैं 33.33%। ठीक है, 100/3 को लिख सकते हैं 33.33%। तो जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस ये लॉजिक को अपनाना था। देखिए अब अगला क्वेश्चन भी इसी पर दिया गया है। इसमें भी आप लोग क्या करेंगे, वस्तु को बराबर करेंगे। ठीक है, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है और 5 रुपए के 4 केले बेच देता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, वस्तु को समान करेंगे। कैसे करेंगे, देखिएगा, 4 रुपए में वो 5 केले खरीद रहा है। ठीक है, ये हो रहा है प्राइस और ये हो जा रहा है वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है। तो 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इनको बराबर करेंगे। 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 4 का गुणा करेंगे, तो वस्तु क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो 4 चौके कितना हो रहा है, 16, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 4 चौक 16 और 5 बचे 25। तो वहाँ पे वस्तु क्या हो रही है, 20, मतलब 20 वस्तु को बेचा जा रहा है और 20 वस्तु को ही खरीदा गया था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। 16 रुपए का खरीद करके 25 रुपए का बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, 16 में से 25 में से 16 जाएगा, कितना, 9 बचेगा, और कितने में से, 16 में से। ठीक है, और गुणे 100 कर देंगे तो हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 4 चौके 16 और यहाँ पे हो जाएगा 25, 25 9 275, 25 9 कितना होता है, 275/4, 4 से कटाएंगे, 4 छंग 24। ठीक है, 4 छंग कट रहा है, गलत हो गया है, कैलकुलेशन देखिएगा कहीं गड़बड़ हुआ है, ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो हम कैलकुलेशन को एक बार फिर से चेक करते हैं कि देखिए क्या हुआ है। 5 का गुणा करेंगे, 5 बचे 25, 4 चौके 16, 16 और ये, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 16 में से 25 में से जाएगा तो 25 और 5 4 9, सही है, 9 बटे कितना हो रहा है, 16। पहले वो 16 का खरीदा था, 9 का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, 16 पे, तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ कटाएंगे तो 25 से कटेगा, 25 चौका 100 और 4 चौके 16। ठीक है, 25 9 कितना होता है, 225 होता है, सॉरी, 25 9 225 होता है। 225 में से 4 से भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20 और यहाँ पे बच रहा है 20 के बाद 2 बच रहा है, 2 से 25, 4 छंग 24, उसके बाद बच रहा है 1.25। ठीक है, यही होता है 56.25। 56.25 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देखिए डी है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 56.25। ठीक है, ये 56.25% आएगा आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ वस्तु को बराबर करना होता है। वस्तु बराबर करेंगे तो यहाँ पे जो पैसा होगा सीपी और एसपी का, सीपी और एसपी में जो डिफरेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हम सीपी और एसपी से हम प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हैं। सीपी पता हो जाए और एसपी पता हो जाए तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखिए अगला क्या है, कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 10 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज अगर 2 गुना हो रही है, 2 गुना मतलब हो रही है कितनी हो रही है,
200%। 200% कैसे होगी? 100% तो वो स्वयं होती है और 100% बढ़ जाएगा तो वो कितना हो जाएगी? 200%। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बढ़ा कितने है? बढ़ा कितना है? 100% की वृद्धि हुई है। ठीक है, कितने वर्षों में हुई है? 10 वर्षों में। 10 वर्षों में अगर 100% की वृद्धि हुई तो एक वर्ष में जानते हैं साधारण ब्याज में सिर्फ और सिर्फ क्या गिना जाता है? सिर्फ दर का गुणा हो जाता है। तो यहाँ से 0 घटाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा कितना? 10%। 10% जो है वो प्रतिवर्ष का यहाँ पे क्या है? इसका दर है। ठीक है, आप इसे पीआरटी से भी लगा सकते हैं। एसआई बराबर होता है क्या? पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं हम इसका बहुत न के बराबर यूज करेंगे। कहीं न कहीं यूज होगा, लेकिन हम सबसे कम यूज करते हैं। हम अपने ही बता दें और आप लोगों को भी सिखा देंगे। बिना इस फार्मूले के भी सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा सा है फार्मूला ही, लेकिन अब थोड़ा सा लॉजिक को समझिएगा। ये फार्मूला से थोड़ा सा हट के समझिएगा, क्योंकि ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये फार्मूला से हट के समझेंगे तो हमारी स्पीड और भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आया है कि रेट हमारा कितना निकल के आया था? 10% निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन भी यही सेम चीज है। कह रहा है कि साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जा रही है। जब भी कहे 2 गुना 3 गुना कह दे तो इसका मतलब हो रहा है वो 300%। ठीक है, 3 गुना कर रहा है तो वो 300% हो रहा है। 300% होने में 100% वो स्वयं होती है तो वो बढ़ा कितना है? 200%। ठीक है, अब ये 200% होने में उसे कितने वर्ष लगा है? 8 वर्ष लगे हैं। तो हम कह सकते हैं कि 200/8। तो यहाँ से जो निकल के आएगा वही रेट निकल के आएगा। यहाँ से कटा दीजिए, 8 से कटाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, मतलब इसे लगा कितना है? 25 वर्ष। 25 वर्ष लगा है इसे 30 वर्ष होने में। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको लॉजिक को समझना था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेमी है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फार्मूला होता है कड़ी में 3/2 इंटू ए। ठीक है, कड़ी में 3/2 इंटू ए, ये इसका हाइट का फार्मूला होता है। हाइट में दिया कितना गया है? 10 दिया गया है और कड़ी में 3/2 और ए का मान हमसे पूछा ही गया है। तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ए का मान कितना हो रहा है? ए का मान हमारा हो रहा है कितना? 10 दूना 20 बटे कड़ी में 3। ए बराबर हो रहा है 20 बटा कड़ी में 3 हो रहा है। ए का मान अगर हमें पता चल गया है, उसके बाद कह रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। ठीक है, इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए परिमाप निकालने के लिए हम जानते हैं, उल्टा लिख दिए क्या फार्मूला? चलिए देखिए, हमें यहाँ से क्या पता चल गया है? हमें यहाँ से भुजा का मान पता चल गया है। किसी भी समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात हमसे हो गई है। तो हमें यहाँ से क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 इंटू ए। ठीक है, 3 इंटू ए। तो यहाँ पे ए का मान कितना है? देखिए 3 गुणे ए का मान हम रखेंगे क्या? 20 बटा कड़ी में 3 रखेंगे। कड़ी में 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? कड़ी में 3। कड़ी में 3 बार कटेगा तो यहाँ पे जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा? 20 कड़ी में 3। देखिए 20 कड़ी में 3 कोई ऑप्शन है? 20 कड़ी में 3 नहीं बन रहा है। देखिए कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो है वो 12 सेमी है। सॉरी यार, ये यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 12 है। आज बहुत सारे यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से कटाएंगे 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। चौबीस बटा कड़ी में 3 हो रहा है। ठीक है, तो अगर तो यहाँ पे ए का मान भी यहाँ पे हम रखेंगे 24। यहाँ पे क्या रखेंगे? 24 बटा कड़ी में 3। तो जो हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ये भी हमारा कितना निकल के आएगा? 24 कड़ी में 3। ठीक है, 24 कड़ी में 3 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था आपको, ये फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज के लिए हाइट का फार्मूला होता है रूट में 3/2 इंटू ए। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? फार्मूला होता है। इसी को आप लोग को समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
16 मीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 24 मीटर है और समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिएगा। देखिए हम जानते हैं, पहली बात तो हम जानते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कैसे होता है, देखिए समचतुर्भुज किसे कहते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। जिनके विकर्ण जो होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। इनके जो विकर्ण होंगे वो अलग अलग होंगे। तो देखिए ठीक है, ये हमारा समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। और इसमें देखिए एक विकर्ण ये होता है और ये एक विकर्ण होता है। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं। तो यहाँ पे समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, विकर्णों की संख्या है। ये क्या है, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया गया है, कितना दिया गया है, 216। ठीक है, और एक d1 का मान हमें दिया गया है। d1 का मान कितना दिया गया है, चलिए हम आगे रख के दिखाते हैं कि देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, 216। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया गया है 216 दिया गया है। ठीक है, और इसके बराबर होता है 1/2 d1 इंटू d2। एक विकर्ण का मान हमें दिया गया है और एक का मान हम निकाल लेते हैं। इसको निकाल इसलिए रहे हैं ताकि हम भुजा निकाल सके। अभी आपको देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ये कटाएंगे तो ये जाएगा 12 बार में, और ये 12 से कटाएंगे तो ये 12 का 12 बचा कितना, 9 12 अट्ठे 96। तो d2 का मान जो निकल के आएगा कितना आ गया है, 18 आ गया है। ठीक है, देखिए समचतुर्भुज में क्या क्या होता है। समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं और दोनों एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। अगर ये बड़ा वाला विकर्ण 24 है टोटल, तो ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, और ये वाला अगर 18 है तो ये 9 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 12 9 का आप ट्रिपलेट जानते हैं। देखिए ये भी 90 डिग्री का बन रहा है। कभी भी आप लोग जानिएगा एक समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। कैसे कि एक कोण क्या बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, और इसमें एक का मान हमें दिया गया है 12 और एक का मान 9 दिया गया है। तो इसका मान निकल सकते हैं। क्या होता है, समकोण त्रिभुज में विकर्ण मान निकालना चाहे तो क्या होता है, विकर्ण का मान निकालेंगे तो हम जानते हैं विकर्ण का बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लेंगे तो उसका अंडर रूट निकालेंगे तो विकर्ण निकलता है। तो हम जानते हैं 9 12 और किसी का ट्रिपलेट बनता है 9 12। तो हम देखते हैं क्या होता है, 12 12 हमें 144 और 9 9 81, कितना बन रहा है, 2 5 और 8 4 12 और 1 1 2। तो 9 12 15 का आपका ट्रिपलेट बनता है। 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है, 3 4 5 है ये 9 12 15 का ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ पे देखिए जो भुजा का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 15। हमसे पूछा है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, यही हमसे पूछा गया है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, तो 15 मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना था, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये क्या होता है, d1 d2। अगला क्वेश्चन देखिए अलजेब्रा से आ गया है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन होता है, ये हर बार पूछा ही जाता है, तो इसको आप लोग को समझना है। इसको समझने के लिए देखिए क्या कहा है, x माइनस 1/x बराबर 3। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और समझाते हैं आपको। देखिए कभी भी आपको अगर x प्लस 1/x बराबर a दे दिया गया है तो हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2 होता है। लेकिन अगर कभी कभी दिया गया हो x माइनस, कभी कभी आपको दिया जाए x माइनस 1/x बराबर a, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2। अगर यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इसी में देखिए यहाँ पे दिया है x माइनस 1/x। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, x माइनस 1/x बराबर अगर हमें 3 दिया गया है तो हमसे पहले हम यहाँ 4 तक पहुँचने के लिए पहले हम क्या निकालें, स्क्वायर निकालते हैं। तो हम यहाँ से देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9
प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, इसका मान 11 आ गया है। अब इसका भी स्क्वायर करते हैं तो x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स के पावर 4 हो जाएगा। तो आप लोग को अब इसमें ये वाले फार्मूला को निकालना है, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2, तो a स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर का मान 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 माइनस 2 कितना हो जाएगा 119। ठीक है, कितना हो रहा है 119। तो हमारा देखिए 119 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है 119 है, यही हमारा सही होगा। इसमें देखिए 2 बार खेला गया है, यहाँ पे एक बार माइनस वाले से पहले आप स्क्वायर वाले में जाएंगे, फिर स्क्वायर वाले के बाद स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वो घाते 4 बन जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी प्रकार बना है, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, ये हम लोग के लिए होमवर्क देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा और आंसर लाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को कुछ वैल्यू पता होनी चाहिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि कास, अगर साइन कास टेन, ये 3 का अगर पता है तो आप लोग बाकी सबका निकाल सकते हैं। तो देखिए ये जो कास होता है, कास 0 अंश का मान, कास 0 अंश का मान 1 होता है, और कास 90 अंश का मान, कास 90 अंश का मान कितना होता है 0 होता है। हम ये देख रहे हैं ये श्रृंखला 1 2 3 4 ऐसे ही कंटिन्यू 179 चल रही है, तो बीच में कहीं ना कहीं ये कास 90 जरूर आया होगा। ठीक है, कास 90 जरूर आया होगा, और कास 90 का मान क्या होता है 0 होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर वो 0 ही होगा, या किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। देख रहे हैं सब गुणा में है और बीच में कहीं ना कहीं कास 90 आया होगा, तो 0 कास 90 का मान 0 होता है। 0 सबका 0 लेकर के सबको बैठ जाएगा, सीधी बात। ठीक है, 0 लेकर के बैठ जाएगा जो 0 बना देगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहा है कि एक दीवार के सहारे खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, दीवार से सीढ़ी के पाद की दूरी 4 कड़ी में 2 मीटर है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या बन रहा है कि मान लेते हैं ये कोई एक दीवार है, और दीवार से यहाँ तक की बीच की दूरी हमें दिया गया है कितना 4 कड़ी में 2, और यहाँ से एक सीढ़ी लगाई गई है। ठीक है, और क्या सीढ़ी लगाई गई, ये कोण हमारा कितना बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, अगर ये 45 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 डिग्री कोण के सामने अगर ये 4 कड़ी में 2 है, तो इस वाले 45 डिग्री का सामने भी 4 कड़ी में 2 ही बनेगा। ठीक है, 4 कड़ी में 2 ही बनेगा। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दोनों का स्क्वायर करके ऐड होता है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड होगा तो क्या बनेगा 1 कड़ी में 2 बनता है, मतलब कभी भी बनता है 1 कड़ी में 2 बनेगा, या फिर इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए रूट में क्या हो जाएगा इनका 4 कड़ी में 2 का 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौके 16, और 16 दूना 32, और ये भी बनेगा कितना 32 कितना होता है 64 होता है, और 64 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 8। तो यहाँ पे जो ये सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 8 मीटर, यही हमसे पूछा गया था। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी हमारी यही तिरछे रखी गई है, इसी की लंबाई हमसे पूछा गया है, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी निकल के आएगी बी 8 मीटर। ठीक है, जो क्वेश्चन जल्दी से आसानी से लग सकते हैं उसको हम आसानी से ही लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट 2 में पूछा, शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन की आकृति में यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अभी देखिए एक बहुभुज बन रहा है। ठीक है, बहुभुज बन रहा है और उसमें 2-3 लॉजिक लगते हैं, तो आप लोग समझिएगा। कभी भी देखिए किसी भी बहुभुज के, प्रत्येक बहुभुज के कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज का मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, जितने भी भुज हो सभी के बाहरी कोणों का योग हमेशा क्या होता है 360 होता है। ठीक है, तो हम इसी लॉजिक को अपना करके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमसे पूछा गया है कि इस यक्स का मान, ठीक है, इस यक्स का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें 65 पता चला है। अब बाह्य कोण आंतरिक कोण होता क्या है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 65 अंश है, ये 80 है, तो यहाँ पे ये वाला बाह्य कोण होगा। तो यहाँ पे देखिए एक सीधी लाइन पे 180 अंश का कोण बनता है। 180 में से अगर 15 ये है तो कितना बचेगा ये 65 डिग्री। ठीक है, कितना बचेगा ये कितना बच रहा है देखिए 65 डिग्री बनेगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा ना, ये वाला कोण कितना बनेगा 65 डिग्री का। इसी प्रकार यहाँ पे तो बना ही दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए अगला वाला यहाँ पे इसका बाह्य कोण बनेगा। इसका मतलब है यहाँ पे 90 डिग्री का है, तो ये भी कितना बन रहा है 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए सभी बाह्य कोणों का योग हम आपको बताएं कितना होता है 360 होता है। 360 में से अब हम इनको जोड़ते हैं, 360 में से घटा देंगे तो देखिए 65 और 65 कितना होता है 130 और इसमें यहाँ पे देखिए 90 और
और 90 और 80 कितना 9 8 17 मतलब 170 और यहाँ पे 65 65 130 ये कितना बन रहे हैं 200 300 300 डिग्री ये 1 2 3 4 को जोड़कर बन रहा है। हम जानते हैं बाह्य कोणों का योग 360 होता है। 360 में से अगर हम 300 माइनस करेंगे 300 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 60। तो ये यहाँ पे जो यक्स का मान निकल के आएगा वो कितना आएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऐसे ही आगे चलिए। अगला देखिए DI से आ गया है। DI में हमें क्या होता है आप लोग जानते ही है DI का मान। अगर कोई भी वृत्त दी गई है, वृत्त में DI का एक पूरे वृत्त में टोटल कितने उसका कोण बनता है 360 डिग्री का कोण बनता है। परसेंटेज अगर दिया गया है तो परसेंटेज हमेशा क्या होता है 100% संपूर्ण होता है। बस इसी का यूज करके हम क्वेश्चन को निकालेंगे। कह रहा है कि देखिए किसान को निरूपित करने वाले वृत्तखंड के लिए केंद्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसान के लिए क्या है, किसान के लिए ये वाला कोण है, कितना प्रतिशत है 11%। ठीक है 11%। देखिए जो 360 डिग्री होता है देखिए 360 डिग्री बराबर होता है 100%। ठीक है 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 1% बराबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा 2 अंक पे दशमलव माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 3.6 ये 1% का मान होगा। ठीक है, तो 11% का मान कितना हो जाएगा 11 में गुणा कर देंगे 3.6 गुणे 11 11 6 का 66 80 लगा 6 11 3 33 33 6 कितना होता है 39.6%। ठीक है 39.6%। हमसे पूछा गया है लगभग मान। ठीक है, ये देखिए 5 से ज्यादा होता है तो इसको 1 दे देगा, यहाँ से बन जाएगा कितना 40%। तो 40 डिग्री बनेगा, यहाँ पे डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रतिशत नहीं डिग्री बन रहा है। 40 डिग्री का कोण बनाएगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा लगभग 40 डिग्री का, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, इसमें देखिए जो ये लगभग मान दिया गया है इस पर भी विशेष ध्यान दिया करिए। ये जब भी आप देखिए अगर आपको 5 से कम है तो आप 39 ही रहने देते, 5 से ज्यादा है इसलिए उसको 1 ऐड कर लिए 40 कर सकते हैं। ठीक है, ये लगभग के लिए पॉसिबिलिटी बनती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन ये आता ही आता है। हमने देखिए आपको एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर करा देंगे। देखिए क्या होता है, पहले हमसे पूछा गया है कि रेंज, बहुलक और माध्यिका दिया गया है, कुछ आंकड़ा दिया गया है और हमसे इसी में रेंज पूछा गया है। तो पहले आप जान लीजिए रेंज कैसे निकलता है। रेंज निकालने के लिए क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा और निम्न सीमा। उच्च सीमा इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा देख रहे हैं हमारा 21 है। ठीक है, तो हम लिखेंगे 21। और निम्न सीमा क्या है, सबसे छोटा क्या है 12, 12 से छोटा कोई है नहीं है, तो निम्न सीमा क्या है 12। तो यहाँ से 21 में से जाएगा 12 तो कितना हो जाएगा 9। अब देखिए ये 9 आ गया है आपके पास, तो आप लोग क्या करेंगे बस इस 9 को चेक करिए। पहले हमसे पूछा गया है रेंज, 9 किस में है, 9 इसमें है और कहीं भी है और कहीं भी नहीं है। तो अगर हम एग्जाम में बैठे हैं तो आपको बस इसको मार करके आगे चलना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप लोग को हम समझा रहे हैं तो आप लोग को हम तीनों चीजें समझाएंगे। रेंज तो हमारा निकल गया है, अब निकालेंगे मोड। मोड मतलब होता है बहुलक। बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक का मतलब होता है जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार क्या आया, देखिए ये 13 है, 13 1 2 और 3 बार 13 आया है। 14 कितनी बार आया, 14 एक बार आया है। 12 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 15 कितनी बार आया है, एक बाकी सब एक बार आए हैं। सबसे ज्यादा बार कौन आया है, 13 आया है। तो हमारा जो बहुलक निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 13 हो जाएगा। और क्या पूछा है माध्यिका। माध्यिका निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। माध्यिका निकालने के लिए दिए गए आंकड़ों को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में पहले लिखेंगे। तो सबसे देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम वाले को पहले लिखेंगे, पहले वाले को कम लिखेंगे तो क्या निकलेगा 12 लिखा जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा 13। 13 कितनी बार है, 1 2 3 बार है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 13 13 और 13। ठीक है, ये 3 आंकड़ा हम लिख चुके हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे 14 लिखेंगे। ठीक है, 14 लिख लिए हैं। उसके बाद क्या लिखेंगे 14 के बाद क्या लिखेंगे, आया है 15 आएगा। 15 कितनी बार है, एक बार है। उसके बाद क्या है 16 है। 16 के बाद क्या है 18 है।
आप जब इसको इतनी बार लिख लें तो आप एक बार काउंट कर लें, कोई छूट तो नहीं गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, तो इसमें एक छूटा है, क्या छूटा है वो उसको देखिएगा। 18 के बाद क्या आता है, 21 आएगा। ठीक है, अब हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ से देखिए माध्यिका निकालने का क्या होता है, माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में हो। ठीक है, कितने संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 है, तो 4 को इधर से, 4 को इधर से, तो बीच में क्या बच रहा है, 14। तो यही हो जाएगा हमारा माध्यिका। माध्यिका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। माध्यिका क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, रेंज, बहुलक और माध्यिका। रेंज हमारा 9 है, 9 13 14, 9 13 14, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये तो हम आप लोग को समझाने के लिए लाए हैं। एक देखिए एकदम एकदम ये एग्जाम का डेटा है। ठीक है, एग्जाम का डेटा है। तो 9 13 14, 9 13 14, 9 हमको मिल गया था, बस हम 9 को ही चेक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए आज हम लोग मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए और यहाँ पे हम आप लोगों के लिए कुछ न कुछ आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर किए। ठीक है, तो हम लोग मॉक टेस्ट के साथ साथ आप लोग की कोई न कोई टॉपिक से हर मॉक टेस्ट में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, तो जिससे आप लोग की तैयारी और रिवीजन दोनों साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही मॉक टेस्ट के साथ, मॉक टेस्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम के साथ आप लोग जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को एकदम बूस्ट करके आपकी स्पीड, एग्जाम में आप बैठिएगा, देखिएगा, आप विश्वास करिए हमारा, आप लोग एग्जाम में बैठिएगा तो आपकी स्पीड बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, इसकी पूरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद।